बॉलीवुड के बैड बॉय सलमान खान एक ट्वीट करके ऐसा फंसे कि उन्हें 14 घंटे के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। देर रात एक ट्वीट में सलमान खान ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी दिए जाने का विरोध किया। फिर क्या था, देश भर से उनके इस बयान के खिलाफ विरोध की आवाजें उठने लगी। उनकी फिल्म के पोस्टर पर कालिख पुतने लगी। IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सबसे पहले सलमान खान के पिता सलीम खान ने सलमान को फटकार लगाई और कहा, जिन बातों के बारे में सलमान को जानकारी नहीं है उन मुद्दों पर सलमान को खामोश रहना चाहिए। चौतरफा विरोध देखकर सलमान ने यह कहा कि याकूब को फांसी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पिता के कहने पर अपने सभी पुराने ट्वीट डिलीट कर दिए और साथ ही साथ बिना शर्त माफी भी मांगी। लेकिन क्या यह मुद्दा यहीं समाप्त हो जाता है? बात करेंगे कुछ खास मेहमानों से, लेकिन पहले देखते हैं कि सलमान ने अपने ट्वीट्स में क्या कहा और उसके बाद उन्होंने यू टर्न किस तरह लिया। सलमान के खिलाफ लग रहे ये नारे उनके ट्वीट्स का नतीजा है। मुंबई में उनके घर के बाहर बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया तो दिल्ली में हिंदू सेना नाम के संगठन ने सलमान का पुतला भी फूंका। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में शिव सैनिकों ने सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान के पोस्टरों पर कालिख पोत दी है। दरअसल ये सारा मामला देर रात 2 बजे शुरू हुआ, जब सलमान ने मुंबई धमाके के दोषी याकूब मेमन के पक्ष में 49 मिनट के भीतर ताबड़तोड़ 14 ट्वीट कर डाले। सलमान ने लिखा, हैंग टाइगर। टाइगर के लिए भाई फांसी पर चढ़ रहा है। किधर है टाइगर? एक निर्दोष मारा जाएगा तो इंसानियत का कत्ल होगा। अगर फांसी देनी है तो टाइगर को पकड़कर फांसी दो, उसके भाई को नहीं। 3 दिन से ट्वीट करना चाहता था लेकिन डर रहा था। भाई को मत लटकाओ, उस लोमड़ी को फांसी दो जो भाग गया है। ये टाइगर नहीं बिल्ली है और हम एक बिल्ली को नहीं पकड़ सकते। नवाज शरीफ साहब, एक दरखास्त है कि अगर ये आपके मुल्क में है तो प्लीज बता दीजिए। इस ट्वीट के बाद सलमान के पिता सलीम खान भड़क गए और IBN 7 से खास बातचीत में कहा है कि सलमान ने जो बातें कही हैं वो बेकार हैं, अर्थहीन हैं, उन्हें तवज्जो नहीं देना चाहिए। I don't agree with anybody who has got no knowledge about the subject or ignorant about the subject. उसके कोई ओपिनियन लें और आप उसको सीरियसली लें। I personally feel कि जो मैंने जो पढ़ा है वो टोटली रिडिकुलस और मीनिंगलेस है वो। पिता ने फोन कर सलमान खान को डांटा तो सलमान के समझ में आया कि मामला बिगड़ गया है। उन्होंने फौरन याकूब मेमन पर किए विवादित ट्वीट पर माफी मांग ली। सलमान ने लिखा, मैंने टाइगर मेमन को फांसी देने की बात कही थी और मैं इस बात पर कायम हूँ कि याकूब को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि याकूब निर्दोष हैं। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं अपने ट्वीट्स वापस लूं, क्योंकि इससे कई गलतफहमियां पैदा हुई हैं। इसलिए मैं अपने ट्वीट वापस ले रहा हूं। मैं बिना शर्त आपसे माफी मांगता हूं। सलमान ने माफी तो मांग ली, लेकिन ट्वीट करने और माफी मांगने के बीच 14 घंटे का वक्त लग गया। सलमान के ट्वीट पर भड़के बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। इसको लेकर इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करना ये शरारतपूर्ण है और सलमान जो है खुद अपराधी है, वो जेल से बाहर निकला है और बेल में है। उसको जानना चाहिए कि बेल कैंसिल करने के लिए हम पिटीशन मूव कर सकते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी राजनीति करने से नहीं चुके। कहा, आतंकवाद की न जाति होती है न धर्म। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ऐसी ही तेजी समझौता धमाके के आरोपियों के लिए भी दिखाई जानी चाहिए। समझौता एक्सप्रेस में, अजमेर दरगाह शरीफ में जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में आतंकवाद में शामिल रहे, उनके बारे में केंद्र सरकार कहती है कि उनके केसेस को धीरे चलाओ, उनको तेजी ना लाओ। ये दोहरा जो मापदंड होता है, उसी की वजह से ओवैसी जैसे लोगों को मौका मिलता है हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने के लिए। वैसे हम आपको बता दें कि सलमान खान ही नहीं, देश की 40 बड़ी हस्तियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा है कि याकूब मेमन की फांसी रोक दी जाए। इस चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में वृंदा करात, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी,
राम जेठमलानी और शत्रुघ्न सिन्हा सहित सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े जज भी शामिल हैं। सोमवार को याकूब की आखिरी दया याचिका पर सुनवाई है और पूरे देश की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। याकूब मेमन और टाइगर मेमन को लेकर सलमान खान ने जो 14 ट्वीट किए थे, उससे यह साफ हो गया था कि इस ट्विटर से काफी ज्यादा बवाल मचने वाला है। इसलिए सलमान खान ने 14 घंटे बाद इस पूरे मामले में बिना किसी शर्त के माफी मांग ली। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सलमान खान ने इतने सेंसिटिव मामले में ट्वीट क्यों किया। मुंबई से कैमरामैन समीर के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और हम जानना चाहते हैं आपकी राय भी। और आज का बड़ा सवाल यह है, आतंकवादी मेमन पर माफी मांगकर सलमान क्या अपनी गलती को ढांकने की कोशिश कर रहे हैं? हां के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस N और अपनी राय 51818 पर SMS कर दीजिए। आपकी राय हम कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जो नेता जुड़ चुके हैं, उनमें सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं और संघ मामलों के जानकार प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं। अब से थोड़ी ही देर में फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा, जिनको गदर के कारण आप जानते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सलमान के करीबी भी माने जाते हैं और वो जुड़ गए हैं, बाकायदा इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले GVL नरसिम्हा राव साहब, आपके पास आना चाहूंगा। सलमान खान ने बिना शर्त माफी मांग ली, क्या मुद्दा यहां समाप्त हो गया है या उन्होंने अपने पिता के कहने पर माफी मांगी है और दिल से वो इन सब बातों को जो पहले ट्वीट कर चुके थे, किस हद तक मानते नहीं मानते ये स्पष्ट नहीं है? आकाश जी, सलमान खान ने जो टिप्पणियां किया है, जो ट्विटर के जरिए उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं और बाद में उन्होंने माफी मांगकर उनको निकाल दिए हैं उन ट्वीट्स को, इससे बड़ा जो मसला आज देश के सामने है जी, ये है कि याकूब मेमन को पूरी एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत उनको ये सजा दिया गया और इस प्रकार कमेंट्स करना फिल्म स्टार्स को हो, फिल्म स्टार्स के बात ले लीजिए या बाकी जो सेलिब्रिटीज को ले लीजिए या ओपिनियन मेकर्स को ले लीजिए, इनको कोर्ट के फैसलों पर इस प्रकार की टिप्पणियां करना मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उचित नहीं है। एक तरह से नरसिम्हा राव साहब, प्रभावित करने क्या की टिप्पणी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतनी आजादी तो है कि जो सही लगे वो कोई व्यक्ति बोले। हाँ, थोड़ा तौल के बोले। ठीक है, इसमें कोई इलीगल बात नहीं है, बट लेकिन मामला काफी संवेदनशील मामला है। जब हम जो अपराधियों को सजा देने के समय हम इस प्रकार की बातें करते हैं, पर लेकिन जब सैकड़ों लोग टेररिज्म इंसिडेंट्स में शिकार हो जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, इस प्रकार की घटना घटती है, तब इतनी संवेदनशीलता कई लोगों से नहीं दिखाई देती है जो इस प्रकार के मुजरिम को कन्विक्शन करने में, इस प्रकार के पनिशमेंट करने में जिस प्रकार की संवेदनशीलता दिखाते हैं। क्या उन जो सैकड़ों परिवार जो इन घटनाओं में 1993 के ब्लास्ट में जिनके परिवार के सदस्य मर गए हैं, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं, कई लोग हैंडीकैप्ड हो गए हैं, क्या हमें संवेदनशीलता के नरसिम्हा राव जी, अबू आजमी भी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। राजीव जी, आपके पास भी आऊंगा, पर अबू आजमी साहब, सलमान खान ने बिना शर्त साफ साफ तौर पे माफी मांग ली है। अपने जो 14 के 14 ट्वीट्स हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं, जिसमें पहले वो याकूब मेमन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। ये माफी उन्हें मांगनी चाहिए थी, सही कदम उठाए उन्होंने। देखिए, सलमान खान ने अपनी मर्जी से ट्वीट किया था, लेकिन जब देश में चारों तरफ से हमला होने लगा, उनके पोस्टर जलाए जाने लगे, उनके घर पर लोग पहुंच गए हमला करने के लिए, तो और उनके फादर भी उनके ऊपर नाराज़ हो गए कि भाई एक फिल्म स्टार है, ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सलमान खान डर गए, उनको लगा कि मेरे लिए ये तकलीफदेह चीज़ है, तो डर के मारे उन्होंने किया है। जबकि देखिए, इस देश में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कानून है। जब सलमान रुश्दी
तस्लीमा नसरीन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो उन्हीं को ये सरकारें लाती हैं यहाँ पर और कहती हैं कि ये इनको अलाउ है क्योंकि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कानून है। लेकिन अगर सलमान खान ने कुछ बोल दिया तो घर पर जाकर ये लोग उसका हमला कर रहे हैं। तो मुझे अबू आजमी साहब क्या आप ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो सलमान खान अभी सामने हैं। अबू आजमी साहब दो सलमान खान हमारे सामने, एक जिन्होंने कल रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास ट्वीट किए और जिन्होंने याकूब मेमन का समर्थन किया। आज एक सलमान खान है जो याकूब मेमन का समर्थन नहीं कर रहा है और टाइगर मेमन के खिलाफ उतनी ही आग उगल रहा है जितना कि कल रात को उगल रहा था। कौन सा सलमान आपके हिसाब से असली सलमान है? देखिए, सलमान खान ने जो कल कहा था वही उनको कहना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सलमान खान ने कोई समर्थन किया है। लेकिन ये सब जानते हैं, बिल्कुल सही है कि याकूब मेमन का कोई समर्थन नहीं कर रहा है, परंतु ऐसा ना हो जाए कि कहीं गलत फैसला कोई आ जाए। देखिए, याकूब मेमन ने सरेंडर किया था, याकूब मेमन पकड़ा नहीं गया था, और जो बी रमन का स्टेटमेंट आया है, जो उनका लिखा हुआ मिला है rediff.com से, उन चीज़ों से ये होता है कि उनको भी बहुत धक्का लगा कि याकूब मेमन को फांसी कैसे हो रही है, इस आदमी को फांसी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पूरा एक लेटर ड्राफ्ट किया है। उस ड्राफ्ट पर सलमान, हमारे जैसे लोग भी बोल रहे हैं, उस पर जज बोल रहे हैं, उस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हरजीत सिंह बेदी साहब ने कह दिया कि आजकल जो है ये प्रोसिक्यूशन जो है वो पुलिस की एजेंट बन गई है। प्रोसिक्यूशन सही तरीके से केसेस को पेश नहीं कर रही है। तो हमारे अंदर एक चेष्टा है कि भाई प्रोसिक्यूशन को जब उन्होंने सरेंडर किया था तो प्रोसिक्यूशन को दिखाना चाहिए सरेंडर किया हुआ है। तो इस तरह से झूठ बोल करके क्यों सजा दिलाई जा रही है? और अब उन्होंने कहा कि बी रमन जी की स्टेटमेंट आने के बाद सरकमस्टांसेस चेंज हुए हैं। आर्टिकल 142 के तहत इस केस को वापस सुप्रीम कोर्ट को जो है इसको नीचे भेज करके इसमें उनके एविडेंस लेना चाहिए। प्रोफेसर राकेश सिन्हा आपका जवाब देना चाह रहे हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो सके। और उन्होंने ये भी आगे कहा है जी, उन्होंने आगे ये भी कहा उन्होंने, इससे सुप्रीम कोर्ट का सम्मान बढ़ेगा। प्रोफेसर सिन्हा, सपोर्ट की कोई बात नहीं है इसमें। सुप्रीम कोर्ट वही फैसला देगा जो उनके सामने चीजें जाएंगी। अबू आजमी साहब, आपने उनका बहुत प्रचार कर लिया, दो बातें सुन लीजिए। पहली बात, सलमान के ट्वीट की, उन्होंने जो ट्वीट किया है और ट्वीट विड्रॉ किया है, विड्रॉ करने से उनकी गलती माफ नहीं हो गई है। उनको जितना डैमेज सर्वोच्च न्यायालय का, भारत की लोकतंत्र का, भारत की पंथ निरपेक्षता का करना था कर दिया। मेरा विश्वास है कि सलमान खान के तार भी बाहर से जुड़े हुए हैं और यह सब ट्वीट बाहर के दबाव में हुआ है। पिता के दबाव में उन्होंने ट्वीट वापस नहीं लिया है, बल्कि उनको लगा कि उनका फिल्म कैरियर स्टेक पर लग गया, इसलिए उन्होंने ट्वीट वापस लिया है। उन्होंने किसकी सर्विस की है इसकी जांच होनी चाहिए। सलमान खान पिछले 10 दिनों से किसके संपर्क में थे इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश की है। सलमान खान कोई साधारण नागरिक नहीं है, एक सेलिब्रिटी है जिनको लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि देश को दिग्भ्रमित करता है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, कोई लोअर कोर्ट का फैसला नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में दो बार गया है ये मामला, सर्वोच्च न्यायालय ने रिजेक्ट किया उनके माफी। तो फैसले के खिलाफ कौन बोल रहा है? रिजेक्ट किया, फैसले को सब मान रहे हैं। आप सुन लीजिए, अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले दो बातें सुन लीजिए। देखिए, एक बात जान लीजिए कि षड्यंत्रकारी को वही सजा मिलती है जो एक्चुअल क्राइम करता है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। स्वतंत्र भारत में पहली फांसी नाथूराम गोडसे को मिली, लेकिन नारायण आप्टे को इसलिए फांसी दी गई कि नारायण आप्टे षड्यंत्रकारी था महात्मा गांधी की हत्या में। तो आईपीसी 34 के अंतर्गत षड्यंत्रकारी को वही सजा मिलती है, इसलिए आप सुन लीजिए। आप कहते हैं उसका हाथ नहीं था। दूसरा, बी रमन के आर्टिकल की कोई सत्यता प्रमाणित नहीं है, उसका कोई सत्यता नहीं है। बी रमन नहीं है, वो आर्टिकल कब लिखा, क्या लिखा, कैसे लिखा, उनका साइंड आर्टिकल है नहीं है। और बी रमन ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि उनको अरेस्ट किया, उन्होंने सरेंडर किया, वो स्वयं कंफ्यूज थे। उस आर्टिकल को पूरा पढ़ जाइए, उसने कभी यदि सरेंडर किया तो नेपाल की पुलिस तो अरेस्ट की, फिर वो क्यों पाकिस्तान जाना चाहता था? इसलिए याकूब मेनन के पक्ष में जो लोग खड़े हैं वो वास्तव में भारतीय आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, भारत में जो आतंकवाद आ रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं, और धर्म को आतंकवाद से जोड़ने का यह पहला संगठित प्रयास है। थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि मेरे साथ दो मेहमान और हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी जी भी है, पर राजीव जी, मिलिंद देवड़ा जो कि फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं, कांग्रेस के युवा नेता भी हैं, वो सलमान खान का सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने कल शाम को सलमान खान से बाकायदा बात की थी। उनका यह मानना नहीं है कि याकूब मेमन ने जो किया वो गलत नहीं था, यानी कि याकूब मेमन को गलत मानते हैं, लेकिन वो ये बता रहे थे कि टाइगर कितना डरपोक आदमी है। और साथ ही साथ मिलिंद देवड़ा ये भी कह रहे हैं कि न्यायपालिका की वो पूरी तरह से सलमान खान इज्जत करते हैं।
देखिए, मुझे नहीं पता कि मिलिंद देवड़ा किस परिप्रेक्ष्य में कैसे कह रहे हैं, और शायद हो सकता है कि उनकी और उनकी कोई बात हुई सलमान खान की और मिलिंद देवड़ा की जी। लेकिन मैं सलमान खान पे अपना वक्तव्य देना चाहूंगा क्योंकि डिबेट इस टाइम सेंट्रलाइज जो है सलमान खान पे है। और सलीम खान साहब को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा बेटा पैदा किया जो मुंह से न खा के कान से खाने का काम करता है, और वो विशेष व्यक्ति है। उसको शायद इतना ज्ञान नहीं है सलमान खान को क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और जिस तरह से माफी मांगने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उससे साफ जाहिर होता है कि सलमान खान गलतियां करते हैं, उसके बाद माफी मांगने का काम करते हैं। रही बात आईपीसी की धाराओं के तहत, रही बात मेमन बंधुओं की, तो उस पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कहता हूं कि जो लॉ ऑफ लैंड है उससे ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। देश का प्राइम मिनिस्टर भी लॉ ऑफ लैंड से ऊपर नहीं है, तो आतंकवादियों की बात है। ब्लैक एंड व्हाइट में ये कहने के लिए बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नहीं कहना जरूरी था शायद। नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल ऑफिशियली कह रहा हूं बिल्कुल इस बात को, और बहुत स्पष्ट कहता हूं आकाश जी इस बात को। लॉ ऑफ लैंड अगर किसी को कन्विट मांगता है तो उसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं की जाती है, और जिस तरह की टिप्पणी होकर के आ रही है, जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है, वो निश्चित रूप से आप न्यायपालिका पे कहीं ना कहीं टिप्पणी करके देश की न्यायिक व्यवस्था को, देश के संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र कुछ सर्टेन नियमों पर चलता है। प्रजातंत्र ऐसे नहीं चलता कि कोई कुछ भी बोल दे तो उससे निश्चित रूप से एनार्की फैलेगी, और एनार्की किसी मुल्क के लिए गलत है, नंबर एक। नंबर दो बात मैं कहना चाहूंगा, जिन जिन धर्मों के लोगों ने, जिन जिन लोगों ने आतंकवादियों को या आतंकवादी विचारधारा को प्रश्रय देने का काम किया है, उन लोगों का क्या हश्र हुआ, उन देशों का क्या हश्र हुआ, ये हमारे देश को भी नहीं भूलना चाहिए और हमारे देश को भी इसका याद रखना चाहिए। आज जो लोग बाग याकूब मेमन की फांसी पे सियासत करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी के अपने मित्र से कि माया कोडनानी और बाबू बजरंगी पे बीजेपी का क्या स्टैंड है, क्योंकि उनकी वजह से भी आतंकवादी घटनाएं कहूंगा मैं 2002 के दंगों में जिस तरह 96-97 लोग बाग मरे थे, उस पे क्या स्टैंड है बीजेपी का? नरसिम्हा राव जी जवाब देना चाहेंगे। क्योंकि जीवी नरसिम्हन साहब को बता देना चाहता हूं, क्योंकि वो बता भी देना चाहता हूं कि नरसिम्हन साहब, अभी आपकी सरकार ने फांसी प्लीड ना करे एसआईटी, उसके लिए आपने कहा है एसआईटी से, ये चिंता का विषय है। रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है, देश का संविधान इंपॉर्टेंट है। अगर उसको देख करके आप बात करेंगे, ये नहीं हो सकता कि जो इस्लाम का व्यक्ति है उसका आतंकवादी तो आतंकवादी, जो हिंदू धर्म का व्यक्ति है उसका व्यक्ति आतंकवादी नहीं होगा। तो ये सब देश में नहीं चलेगा। रूल ऑफ लॉ चलेगा देश में, चाहे कोई भी व्यक्ति रूल को अपने हाथ में लेगा, वो निश्चित रूप से फांसी भी प्राप्त करेगा और बिहाइंड द बार भी रहेगा। नरसिम्हा राव जी। हाँ, अभी राजीव त्यागी को थोड़ा चुप बैठने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि वो बीच में बोलने की उनकी आदत है। उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा, उनकी नेता राजीव गांधी किस प्रकार हजारों सिखों की कत्लेआम करा के उन्होंने, उनकी अगुवाई में, उनकी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार नरसंहार किया था दिल्ली में, क्या आप भूल गए हैं? क्या आप हमें पाठ पढ़ाएंगे? जीवन नरसिम्हन, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे बोलना पड़ेगा बीच में कि आप जिस तरह झूठ बोल रहे हैं। राजीव गांधी वो शख्सियत थे, इंदिरा गांधी जो देश की धरोहर थी, उनकी लाश उनके घर में पड़ी हुई थी, उसके बाद भी वो दिल्ली की सड़कों में रुक करके और कत्लेआम को रोकने का काम कर रहे थे। और इस टाइम बहस सिखों के नरसंहार पर बात नहीं हो रही है, राजीव गांधी पे डिबेट नहीं हो रही है, इस टाइम डिबेट हो रही है याकूब मेमन पे। उस पे क्या आपका कहना है? माया कोडनानी की बात मैंने उठाई तो आप इस टाइम उबल पड़े, बाबू बजरंगी की बात मैंने उठाई तो आप उबल पड़े, आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये नहीं होगा कि मेरी कमीज की सफेदी आपको राजीव जी, ये नहीं चलेगा बिल्कुल। राजीव जी पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। डिस्टर्ब कर दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। मेरी बात का जवाब दीजिए। एक मिनट, ये बता कारवा क्यों था हमें तेरी रहबरी का? राजीव जी पॉइंट बाय पॉइंट चलिए, पॉइंट बाय पॉइंट चलिए। एक पॉइंट नरसिम्हा राव साहब ने रखा, आपने उसका जवाब दिया। अब नरसिम्हा राव साहब। नरसिम्हा राव साहब जवाब भी नहीं है, माया कोडनानी पे जवाब देना, बाबू बजरंगी पे जवाब दे मेरे को, जगदीश टाइटलर, याकूब मेनन पे जवाब दे। जगदीश टाइटलर साहब को अभी कोर्ट ने फ्री छोड़ा है, कोर्ट ने उनको जो है फ्री छोड़ा, फिर आप कोर्ट की टिप्पणी कर रहे हैं। मंत्री नहीं बनाया, आपके लोगों को सिखाया जाता है कि जाके टीवी पे कुछ भी बोल दीजिए। कत्ल किया है दिल्ली में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप जो बोल रहे हैं ना, देखिए आपके कंटेंट नहीं है। अच्छा एक मिनट, और मेरे कंटेंट को आप काट नहीं पाएंगे। आप मेरे प्रश्नों का जवाब तो दे नहीं रहे हैं। नहीं, आप दोनों थोड़ा सा इतिहास में चले गए, मैं वापस लाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा जी के पास जाना चाह रहा हूं। अनिल जी थोड़ा सा, क्योंकि आप सलमान खान के करीब हैं, उनके परिवार को जानते हैं। अनिल शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो सलमान खान है उनकी फैमिली जिस तरह से काम करती है उसको आप बहुत करीब से समझते हैं। सलमान खान रात के 2:30 बजे ट्वीट करते हैं, ऐसे ट्वीट जिनको देखकर उनके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं
और सलमान खान जब जागते हैं तो बाकायदा उन्हें बोलते हैं कि माफी मांगे, सलमान माफी मांगते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, क्या हुआ? देखिए ऐसा है, मैं तो पहले इतनी देर से ये जो बहस सुन रहा हूं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। सब एक दो पार्टी वाले एक दूसरे सब लड़ते ही नजर आते हैं। ये बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, मुझे तो पहले ये नहीं समझ आ रही। सलमान खान साहब के मन में एक विचार आया, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने बोला कि भाई जैसा देश में बवाल देखा, जैसा देश में उनके उस ट्वीट को लेके हंगामा देखा, तो उन्होंने कहा भाई आई एम सॉरी फॉर दैट। और उनके पिताजी ने भी बोला, बात वहां खत्म हो चुकी है। इस बात को हम बढ़ाए जा रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आता क्यों ये बात बढ़ाए जा रहे हैं। सलमान खान साहब कोई ना याकूब मेमन के फेवर में है, बिल्कुल नहीं है। वो जहां तक मैंने उनका ट्वीट भी पढ़ा, बिल्कुल उसके फेवर में नहीं है। वो पूरे देश के संग है, भारत के संग है, उनकी सारी संवेदनाएं भारत के संग है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने टाइगर मेमन के बारे में बोला कि उसको क्यों टाइगर कहा जा रहा है, वो टाइगर है ही नहीं। तो ये सब बातों पे हम अनिल जी आप तो सलमान को करीब से जानते हैं, यही बहस हो रही है। कल रात को जो उन्होंने ट्वीट किए थे वो असली है, या जो आज वो माफी मांग रहे वो असली है? क्योंकि अबू आजमी अभी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कल रात की बात पे स्टिक करना चाहिए था, वो डर गए। वो संवेदनशील आदमी है, 100 तरह के विचार आदमी के मन में आते हैं। सभी लोग संवेदनशील लोग बाग हैं, 125 करोड़ लोग बाग, सब संवेदना समझते हैं। शर्मा साहब, ये संवेदना है कि आप जाकर के गाड़ी चढ़ा दे फुटपाथ पे, संवेदना है और चर्चा करे। ये संवेदना है कि आप देश की न्यायपालिका न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा दे, संवेदना है। बोले ही जा रहे हो, क्या संवेदना है? समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। क्या आप लड़ने के याकूब मेमन की वजह से मुंबई कांड में सैकड़ों की संख्या में लोग बाग नहीं मरे थे? क्या संवेदना उन परिवारों के साथ नहीं होनी चाहिए? क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ बैठ के? क्या संवेदना उन परिवारों के साथ नहीं होनी चाहिए? क्या ये पिक्चर की विषय वस्तु है आतंकवाद? सियासत चालू, क्या ये पिक्चर की विषय वस्तु है? ये पिक्चर हिट हो जाएगी इस वजह से? आदमी ने मैटर खत्म हो गया, उनके पिताजी ने बोल दिया, बातें हो गई, और ये बात को हम चलाए चले जा रहे हैं बेमतलब में। सलमान खान को रिक्शा वाले नहीं है कि जिनकी बातों को चलाया नहीं जाएगा। सलमान खान जानते हैं कि रिक्शा वाले नहीं हो, जो आप टेलीविजन पे इतना चिल्ला रहे हो, आप भी रिक्शा वाले नहीं हो। आप तो मुझे ऐसे लग रहे हो कि जैसे रिक्शा वाले के भेष में बैठे हो। बिल्कुल मुझे कहना पड़ेगा माफी के साथ। आप मेरी बातों का जवाब तो दे नहीं रहे हैं। बात को आप मेरी बातों का जवाब दीजिए कि सलमान खान कोई बच्चे हैं? क्या वो कान से खाना खाते हैं, मुंह से खाना नहीं खाते? क्या उनको पता नहीं कान मुंह से अंतर क्या है? एक आदमी ने बोल दिया, एक आदमी ने, उन्होंने क्या गलत बोला? एक आदमी ने बोल दिया, उसी वजह से तो बवाल कर रहा है पूरा देश। पूरे देश में बवाल उसी वजह से तो मचा हुआ है। और जो कुछ उनको और आपके परिवार के लोग कहीं आतंकवाद में नहीं मारे गए होंगे, जिनके परिवार के लोग आतंकवाद में मारे गए, उनकी वेदना समझिए। क्षमा से ऊपर कोई दूसरी चीज है दुनिया में? कानून से ऊपर कोई चीज है दुनिया में? एक मिनट, मैं थोड़ा सा बीच में आ रहा हूं। से ऊपर कोई दुनिया में चीज है? मैं इस वक्त कुछ पूछना चाहता हूं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, अरे इनको पिक्चर सलमान खान के नहीं, एक मिनट, सलमान खान के कुछ समर्थक ये भी कह रहे हैं कि 40 और लोग हैं जो ये कहते हैं कि याकूब मेमन को फांसी पर नहीं टांगा जाना चाहिए, लेकिन क्यों जब सलमान खान बोलते हैं तभी इतनी हेडलाइंस बन रही है, इतना विवाद हो रहा है? क्या यह सांप्रदायिक दृष्टि से देखा जा रहा है मामले को? देखिए, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में राकेश सिन्हा जी ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अनिल शर्मा जी, अरे सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। राकेश सिन्हा जी, सलमान खान को संवेदनशीलता का सर्टिफिकेट देने वालों से मुझे बात नहीं करनी है। फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को, गाड़ियों से कुचल देने वाले आदमी को आप क्या कहते हैं? संवेदनशील व्यक्ति है? देखिए, भारतीय सिनेमा में, बॉलीवुड में दाऊद के गुर्गों का पैसा लगा हुआ है। बहुत से लोग उस पैसे के प्रभाव में, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे पास कोई यथार्थ में भी प्रमाण नहीं है। गाली नहीं दे पाएंगे दाऊद को। हम कहते हैं दाऊद चूहा है, क्या बोलते हैं आप लोग? क्या फेक और झूठ बातें बोलते हैं? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। यह हकीकत सामने आएगा समय के साथ। अभी एनजीओ के लोग सामने आ रहे हैं, अब बॉलीवुड का भी सामने आएगा किनके पास किसका दाऊद का पैसा है। ये बॉलीवुड पे लांछन लगाने के लिए आप लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं है। बॉलीवुड पर लांछन क्या? पहले अनिल शर्मा सुन लो। आप मतलब इधर के पैसे उधर के पैसे, मैं कोई बात है आपके पास? ये जो टेलीविजन पे बोलते हैं लोगों को, क्या मालूम है? गुमराह कर रहे हैं। बॉलीवुड में दाऊद का पैसा लगा हुआ, मतलब की बातें करते हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं। धर्म का 1 रुपए का सर्वोच्च न्यायालय, ये सुपर सर्वोच्च न्यायालय हो गए, ये सुपर सर्वोच्च न्यायालय बन गए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। जहां तक 40 लोगों की बात है, मैं आपको बता दूं, 40 लोगों में बृंदा कारात, सीताराम येचुरी, प्रकाश कारात, ये वही लोग हैं जो पोखरण टेस्ट के बाद
संसद के बाहर प्ले कार्ड लेकर खड़े थे कि पोखरण टेस्ट गलत हुआ। ये वही लोग हैं जिन्होंने ओबामा को पत्र लिखा था कि नरेंद्र मोदी को वीजा मत दो। ये भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत की न्यायपालिका के प्रति जो दृष्टि रखते हैं, एक बात वो दृष्टि हम जानते हैं। ये महत्वहीन लोग हैं। इन्होंने भारतीय समाज को बहुत। राकेश जी, आप बहुत सवाल उठा रहे हैं, छोटे से बात और मेहमान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। छोटी सी बात आपको 20 सेकंड दे सकता हूं, मैं 20 सेकंड में मैं बात कहना चाहूंगा। जी। सर्वोच्च न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को फांसी दी, राष्ट्रपति महोदय ने उसकी फांसी की जो अपील थी फांसी के विरुद्ध, उसको खारिज करने का काम किया। उसके बाद बचता है क्या टिप्पणी करने के लिए? क्या हम स्वतंत्र हैं सर्वोच्च न्यायपालिका के विरुद्ध टिप्पणी करने के लिए? क्या हमें करनी चाहिए? देश का प्रजातंत्र क्या इसी तरह से बचेगा? देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमें सर्वोच्च न्यायपालिका का सम्मान करना होगा, राष्ट्रपति का सम्मान करना पड़ेगा। आपको सबको थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर और आ रही है, थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक बड़ी और खबर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से इस तरह की मांग उठ सकती है कि सलमान खान की बेल को खारिज किया जाए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सभी मेहमान हमारे साथ हैं, साथ बने रहे। लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। आठ बजे में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से और एक अखबार के हवाले से आ रही है, और उसमें कहा यह जा रहा है कि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात की है और वो ये चाहते हैं कि सलमान खान की बेल को कैंसिल किया जाए, और बाकायदा एक खत लिखकर उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव को दिया भी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और इस पर सबसे पहले मैं जा रहा हूं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब के पास। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मैंने इसका कंफर्मेशन आपसे चाहता हूं। दूसरी और भी जो बात सुनी है कि संसद में भी बीजेपी इस मुद्दे को उठा सकती है। आकाश जी, इसके बारे में मेरे पास कोई अधिकृत कोई जानकारी नहीं है जी। ये मीडिया के माध्यम से ये 1 घंटे पहले कहीं एक न्यूज़पेपर के तरफ से इस प्रकार की एक स्टोरी आई, तो इसका मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। लेकिन जितना मेरा समझ है, सलमान खान का बेल कोर्ट ने ग्रांट किया है, गवर्नर ने ग्रांट नहीं किया है। तो इसलिए गवर्नर ऑफिस का किस प्रकार इसमें हस्तक्षेप हो सकता है, ये मुझे नहीं लगता है इसमें कोई गवर्नर का रोल है। लेकिन इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आपने जिस नेता ने इस प्रकार की चिट्ठी लिखा है, आप ही बेहतर आपसे उनसे जान सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा समझ है, इसमें राज्यपाल का कोई इसमें रोल नहीं है। बिल्कुल, हम मुंबई बीजेपी से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जीवीएल जी साथ ही रहे। अबू आजमी साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, मामला यहां खत्म होता हुआ लग नहीं रहा है, यहां से आगे ही बढ़ रहा है। नहीं, ये तो बीजेपी एक न्यूज बना रही है, ये बात की बतंगड़ बन रही है। जब ये लोग बोलते हैं जो चाहे बोलते हैं तो कुछ नहीं, ये सपोर्ट करते हैं ये सलमान रुश्दी को, ये सपोर्ट करते हैं तस्लीमा नसरीन के वक्तव्य को, ये सब कर देते हैं, और एक सलमान ने बोल दिया तो इस बात की पतंगड़ बना रहे हैं। जब बात का डर के मारे माफी मांग लिया उसने, इस बात को खत्म हो जाना चाहिए। और ये सिर्फ गवर्नर को लेटर देना, आशीष शेलार खुद एडवोकेट हैं, उनको मालूम है कि गवर्नर को लेटर देने से कुछ होता नहीं है, लेकिन एक न्यूज बनना चाहिए, न्यूज बना रहे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी इनका है। आकाश जी, ये अबू आजमी साहब बार बार तस्लीमा नसरीन का नाम ले रहे हैं। राकेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राकेश जी देखिए, अबू आजमी तस्लीमा नसरीन का बार बार नाम ले रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि तस्लीमा नसरीन की उसी तरह हत्या हो जाती बांग्लादेश में जैसे और ब्लॉग लिखने वालों की हत्या हो रही है? तस्लीमा नसरीन ने तो एक उपन्यास लिखा, उस उपन्यास से उनको धमकी मिली, भारत में शरण दी गई, इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात हो गई? आप क्या कहना चाहते हैं? तस्लीमा नसरीन को अमेरिका, कनाडा, सब जगह मिल रही है। आप ये चाहते हैं कि पश्चिम के जितने देश तस्लीमा को जगह दे रही है वो गलत कर रहे हैं? अबू आजमी साहब वास्तव में मुंबई के आतंकवादियों को अप्रत्यक्ष रूप से उसी प्रकार समर्थन दे रहे हैं जैसे सलमान दे रहे थे। ये धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं याकूब के। ये देश का दुर्भाग्य है कि एक आतंकवादी के नाम पर देश बटा हुआ है, और ये बांटने वाले लोग हैं। आज हम लोग शर्मिंदगी से डूब जाएं। राजीव जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक गंभीर आरोप भी लगाया अबू आजमी साहब ने, उनसे जवाब देखिए, सुन लीजिए, इस देश को दो चीजों से बहुत खतरा है। इस देश को एक भगवा ब्रिगेड से बहुत खतरा है,
जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को कौन शहीद सा किया, भगवा बम्बई में ब्रिगेड दंगे से खतरा कराए, है? इस इसलिए देश को खतरा है कि आईएसआई से आपके पाकिस्तान से बहुत आतंकवादी खतरा है। आपके ये दो उसूल शक्तियां सामने हैं आ जो रहे इस हैं। देश के You are अमन getting चैन को exposed। खत्म करना चाहती अबू हैं। आजमी तुम ये यही लोग हैं, ये expose हो रहे हो। लोग अबू आजमी ये साहब, लोग एक आपको मिनट में बढ़ावा बात दे कर रहे रहे हैं। हैं। और इस बाबरी इस केस के अंदर 12 मार्च 93 के केस के अंदर जस्टिस कृष्णा ने सीधे सीधे लिखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद की शहादत बंबई के दंगे का रिएक्शन हुआ है। तो ये लोग तो एक्शन करवाते हैं, एक्शन करवाने के जिम्मेदार ये लोग हैं। 2000-2500 लोग मारे गए, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बाद में टेलीविजन पर दिखा रहे हैं 257 के परिवार को। हमें पूरी एक बात हमदर्दी मैं है, कहना चाहूंगा, आतंकवाद दोनों था, ओह, लेकिन उस पर आप कोई बात याकूब, करने को ये तैयार याकूब नहीं है। के- ये देखिए वा- एक्शन याकूब का के रिएक्शन, सबसे बड़े वकील एक्शन हैं, पे भी ये तो कार्रवाई हो, सलमान से ज्यादा रिएक्शन पे बरकत कर रहे कार्रवाई हैं। हो। और आप क्रिकेट एक प्रश्न में मेरा रिपोर्ट एक करना प्रश्न चाहते है हैं। मेरा क्या अबू आप आजमी कर साहब रहे से, हैं? क्या आपने अबू आजमी साहब से क्रिकेट प्रश्न पढ़ा है और एक दूसरा प्रश्न क्या राकेश क्रिकेट सिन्हा जी कमीशन से। की रिपोर्ट तो पूरा पढ़ा है क्या? मेरा पहला संदर्भहीन प्रश्न होकर अबू आप आजमी साहब क्रिकेट आपसे कमीशन ये को है, वोट मत कीजिए। अबू आजमी साहब, जो देश हमारा है उसकी बाउंड्रीज के विरुद्ध जो आदमी कार्य करेगा, देश के संविधान के विरुद्ध जो कार्य करेगा, उसको कल्प्रिट माना जाए या दूसरे देश में अगर कोई अपराध करके हमारे शरण लेता उसको कल्प्रिट माना जाए? नंबर एक, मैं कहना चाहूंगा आपसे बहुत स्पष्ट, एक मिनट कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर दूं अपना प्रश्न। जिस व्यक्ति ने देश की सीमाओं के विरुद्ध कोई कार्य किया है, निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। सारी बात की जड़, पूरी बहस जो हो रही है 12 मार्च 1993, सारी बात की जड़ इन आतंकवादियों ने इसी को बनाया। बाबरी मस्जिद की शहादत की वजह से देश में 40 जगह दंगे हुए, आज तक किसी को सजा हुई क्या? एक मिनट, कौन सी मैं इसका जवाब भी लेना चाहूंगा राकेश सिन्हा साहब से, अभी बहुत बढ़ चढ़ कर अभी जो अबू आजमी कह रहे हैं उसका जवाब तो चल रहा है। देखिए मेरी बात का अबू आजमी ने जवाब नहीं दिया है, प्रोफेसर राकेश सिन्हा ही दे सकते हैं। और मैं पूछना चाहूंगा राकेश सिन्हा जी से, राजीव जी बात आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, एक मिनट, पहले बाबरी मस्जिद बनाओ फिर मुकदमा एक मिनट। राकेश सिन्हा जी, चूंकि एक तरह से ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि पहले जो हुआ उसके जवाब में जो हमला हुआ, एक तरह से जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की जा रही है। इसका जवाब पहले मैं आपसे चाहूं, इसके पहले क्या आगे बढ़े। तो अबू आजमी साहब, कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में आप ये फैक्चुअल है। राकेश सिन्हा जी, अरे अबू आजमी साहब को थोड़ा चुप तो कर दें, बहुत वकालत कर ली उन्होंने याकूब की। देखिए, इस देश में एक्शन रिएक्शन की थ्योरी को देश ने अस्वीकृत किया है, चाहे 84 का दंगा हो या मुंबई का दंगा हो या गुजरात का दंगा हो। एक्शन और रिएक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। दंगा दंगा होता है। जो पकड़ा गया, जो विदेशी षड्यंत्रकारी था, विदेशी पैसे का इन्वॉल्वमेंट था, विदेशी षड्यंत्र का इन्वॉल्वमेंट था, याकूब एक आतंकवादी है। स्टैंड क्लियर कर दीजिए। अरे मेरी दंगा होता है, अरे उस मैं दंगे में भी 97 लोग मारे गए थे नादिया पटिया में, उस पर जरा क्लियर कर दीजिए। तीन डिस्कशन एक साथ नहीं हो सकते। अबू आजमी और राकेश सिन्हा भी। राकेश जी, नरोदिया पटिया में जो 97 लोग मारे गए थे और बीजेपी के लोग उसको लीड कर रहे थे, महाकोडनानियर बाबू बजरंगी, जिस व्यक्ति को आप 6 बार अब तक बेल दे चुके हैं, जिस व्यक्ति को हाईकोर्ट ने कह चुका है कि उसको बाहर नहीं निकलना जीवन भर, उस व्यक्ति के बारे में क्या टिप्पणी आपकी? और ये कहना मैं कहना चाहूंगा, एक जज है, एक मिनट, आपका सवाल सीधा है, आपका सवाल खत्म। ज्योत्सना याग्निक जो जज है, उनकी गुजरात सरकार ने जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी को वाई कैटेगरी में क्यों किया, और फिर जब मीडिया ने प्रश्न चिन्ह लगाए तो वाई कैटेगरी से जेड कैटेगरी में क्यों किया? जजेस क्यों अपने आप को दूर कर रहे हैं मुकदमों से? ये चिंता का विषय है। अच्छा, आपका सवाल पूरा हुआ, आप जवाब सुनिए। देखिए राजीव जी, जिस दिन माया कोडानी पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आ जाएगा, बाबू बजरंगी पर आ जाएगा, या जिस पर भी आ जाए, बाबू बजरंगी के अरे मेरी बात सुन ने उसने माना कि मैंने मारा। एक मिनट, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। नहीं, एक मिनट आप सबको रोक लो, एक मिनट रुकिए। आतंकवाद और जो और लोग आतंकवाद कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे, उनको भी काला आतंकवाद। ये थोड़ा सा डिसिप्लिन याद रखना पड़ेगा। अभी सिर्फ 2 लोगों की आवाज मुझे चाहिए, राकेश सिन्हा जी की और राजीव त्यागी जी की। उसके बाद में अबू आजमी साहब के पास भी जाऊंगा। तो इस समय सिर्फ 2 फेडर चाहिए मुझे, राकेश जी के और त्यागी जी के। जी राकेश जी, मैं 2 टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, जिस दिन बाबू बजरंगी या माया कोडानी पर निर्णय आ जाएगा, अभी राजीव जी ने बहुत अच्छा कहा कि रूल ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए। जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ जाएगा, उसे फांसी की सजा मिलेगी, चाहे वो नाथुराम गोडसे हो कि बाबू बजरंगी हो, याकूब हो। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर इस देश का कोई नागरिक यदि सवाल करता है, वह नागरिक पहले कह चुका हूं, एक सवाल और है मेरा कि जजेस जो हैं, मैं एक और दिल्ली गुजरात सरकार जजेस की सिक्योरिटी क्यों कर रही है? जवाब दे रहा हूं मैं, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। सहारा केस में जज ने अपने को रिक्यूज किया,
केरल में जो डेनमार्क और भारत की कंपनी के साथ व्यापार का था, उसमें जज ने अपने को रिक्यूज किया। असम में जज ने अपने आप को रिक्यूज किया। ये एक लार्जर सवाल है कि भारत में जजों पर अटैक जस्टिस एमआर शाह ने, जस्टिस के जावेरी साहब ने कहा कि हमें अपराधियों ने अप्रोच करने की कोशिश की, तो इसका मतलब अपराधियों को कहीं ना कहीं शेल्टर तो मिला ना पॉलिटिकल। भारत की बात नहीं है, नहीं पॉलिटिकल शेल्टर तो मिला अपराधियों को। अमेरिका में भी माया कोडमानी को, बाबू बजरंगी को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल शेल्टर तो है, जिसकी वजह से वो जजेस को अप्रोच करना चाहते हैं। तो जजेस वापस क्यों हो रहे हैं? क्या चिंता का विषय नहीं है कि जजेस अपने आप को मुकदमे से दूर करें? क्या चिंता का विषय नहीं है कि जिन जजेस ने ऐसे आतंकवादियों को जो बाबू बजरंगी और माया कोडमानी है, ऐसे लोगों को सजा देने का काम किया, उनको आप थ्रेट देने का काम कर रहे हैं। 84 के दंगाइयों को पॉलिटिकल शेल्टर मिला, जिसके रिएक्शन में आज हम भुगत रहे हैं। आज भी मानसिक गैप बना हुआ है 84 के दंगाइयों को। सुन लीजिए, 84 के दंगों का जब आपने जिक्र कर दिया है, तो आप आरएसएस कर बीजेपी में एक भी नेता का नाम बताइए जो शहीद हुआ देश में। इंदिरा गांधी जी ने शहादत देने का काम किया, महात्मा गांधी ने शहादत देने का काम किया, और राजीव गांधी ने शहादत देने का काम किया। एक मिनट आप सबको रोक रहा हूं क्योंकि हम देश के बहुत पुराने इतिहास में जा रहे हैं। अनिल जी, कांग्रेस की बात उठाइए कोई। अनिल शर्मा जी, आपसे पूछना चाह रहा हूं, सलमान खान के करीबी हैं आप, सारी बहस सुनकर आप भी सोच रहे होंगे। सोली सोराब जी ने आज हमारे नेटवर्क से बात की। एक मिनट लोगों को पॉलिटिकल काम करने दें। नहीं, लेकिन सवाल से पॉलिटिक्स में ना पढ़े, अगर पढ़ना है तो वैसे कूद करके आए, सवाल से अपने अभिनेतागिरी छोड़ें। नहीं, आपसे और मैं सबसे कहना चाहूंगा कि सवाल पूछने से पहले अनिल शर्मा जी को थोड़ा डर है नहीं, जो बोलना चाहे खुलकर वो बोले। स्वतंत्रता के साथ हूं मैं उनकी। हाँ, अनिल सोली सोराब जी ये कह रहे हैं कि सलमान खान को एक्टिंग बढ़िया करते उस पर स्टिक करना चाहिए, और उनके पिताजी ने भी कहा कि जिन मुद्दों की समझ नहीं है उन पे ना बोले तो अच्छा है। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, ऐसा है, मेरे हिसाब से तो ये मुद्दा ही समाप्त हो चुका है। उन्होंने कुछ कहा, उनके पिता ने कुछ का जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने सॉरी भी बोल दिया। अब इस मुद्दे पे आगे बात करने का कोई अर्थ ही नहीं है, चूंकि वो सलमान खान है और उससे सब लोगों की राजनीतिक उस पर चर्चा करके एक प्रोग्राम हिट बनता है और सब लोगों की राजनीतिक रोटियां सीखती हैं। इसलिए देखिए अनिल शर्मा जी, ना तो हम राजनीतिक रोटियां सीख रहे हैं और ना सलमान खान मेरे लिए इतना बड़ा व्यक्ति है जिसके लिए मैं राजनीतिक रोटियां सीखूं। ये बात मैं एग्री करता हूं, अभी तो मैं आपको ही नहीं मान रहा हूं बड़ा आदमी, और इस बात से मैं एग्री करता हूं कि वो कलाकार हैं। आप लोगों के लिए हर विषय वस्तु में पिक्चर है, पिक्चर कैसे हिट होगी, बॉलीवुड में कैसे धमाका होगा, 200 करोड़ के 400 करोड़ कैसे बनेंगे, वो आप उस काम को करते हैं। तो कृपया आतंकवाद के विषय पे गदर मत मचाइए, गदर मत बचाइए। गदर आपने अच्छी पिक्चर बनाई, बहुत अच्छी पिक्चर थी, आपको अच्छे पैसे कमवाए उसने, लेकिन सलमान खान को लेकर के और सलमान खान की टिप्पणी के लिए जो गदर मच रहा है उस पर टिप्पणी करिए ना। लोग आतंकवाद के खिलाफ है, और ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिसमें बेटा कुछ पाप करे तो बाप माफी मांग लो तो काम चल जाए। सब चाहते हैं आतंकवादियों को सजा मिले, सब चाहते हैं, सारी दुनिया के लोग चाहते हैं, आप और मैं ही नहीं चाहते, ये सलमान खान भी चाहते हैं, सारा संसार चाहता है, सब उनके खिलाफ है। ये बेमतलब जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, अनिल शर्मा जो करीबी है सलमान के, वो जो एक बात कह रहे हैं, बीजेपी के अंदर इस वक्त सोच क्या है? मामला समाप्त हो गया है या आगे और बढ़ेगा? यहां आपको इस वक्त क्या लगता है? आकाश जी, किसी व्यक्ति के केवल टिप्पणियों को लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी हम रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, वो इसलिए रिएक्ट नहीं करेंगे कि मोदी जी ने पतंग उड़ाई उनके साथ, भाई सलमान के साथ, मोदी जी कंधे पर हाथ रखा था बकायदा सलमान भाई ने, तो इसलिए रिएक्ट नहीं करेंगे जी। राजीव त्यागी, मोदी जी कंधे पे हाथ रखा नहीं रखा सलमान खान ने। आप क्लिपिंग्स निकालिए ना, मैं IBN 7 के आर्काइव्स डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा वो क्लिपिंग निकालें जिसमें मोदी जी और सलमान पतंग उड़ा रहे हैं। तो आप तो रिएक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप कोशिश कर रहे हो उनकी पतंग काटने की, लेकिन नरसिम्हा राव साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपको। जवाब है नहीं इनके पास। जी नरसिम्हा राव, अमित शाह पे तो तारीफ व्यक्ति हैं। आकाश जी, जीवीएल बताएं। आप राजीव त्यागी जी को मौका नहीं मिलता है टेलीविजन पर आने के लिए, तो इसलिए जब भी मौका मिलता है पूरा समय बर्बाद करना चाहते हैं, पूरा समय बर्बाद करना चाहते हैं। आप इस प्रकार चर्चा को बर्बाद करने के लिए आप बैठे हैं। हमले से बच रहे हैं, लेकिन जीवीएल क्या कह रहे हैं? आपकी पार्टी शायद आपको मौका नहीं देती है। जी जीवीएल, नहीं मौका नहीं देती होगी, इसलिए आप चिल्ला कर बोलते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। इनके लिए आप 2-3 घंटे के अलग प्रोग्राम, अरे वो कर लेंगे प्रोग्राम, लेकिन अमित शाह जो तड़ीपार व्यक्ति है उस पर क्या कहना है आपका? मोदी साहब के साथ जो उन्होंने फोटो खिंचाई और पतंग उड़ाई, उस पर क्या कहना है आपका?
इस विषय में बताइए ना, मोदी साहब खामोश सारे क्यों हैं? अपराधी नेता है। आकाश जी, आप इनको ब्लैकआउट कर दीजिए स्क्रीन से। नहीं, मेरे आकाश जी, बात कर करिए, दीजिए। नहीं तो नहीं, मैं नहीं, तो नहीं, कहूंगा, एक मिनट, आप एक कर मिनट, दीजिए, थोड़ा सुन ले, आप थोड़ा कर सुन ले। दीजिए। जी, जीवीएल नहीं, सुनो। आप बीजेपी बात वैसे मैं बात नहीं ब्लैकआउट करिए करूंगा। पत्रकारों को। हरियाणा में इनकी सरकार बनी है, एक मिनट। पत्रकारों पे लाठीचार्ज हुआ थोड़ा सबसे थोड़ा पहला। सा मैं आप दोनों का ये पत्रकारों को लाठीचार्ज नहीं, थोड़ा ब्लैकआउट कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे आप दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप आपस में ना झगड़े, लेकिन नहीं, जीवीएल आप जो इन- बात पूरी कर अच्छा, रहे हैं आडवाणी साहब ने कहा ना अभी नहीं, नहीं, कि राजीव अघोषित जी, emergency लागू है। राजीव उसी जी, के तहत आप ब्लैकआउट कर रहे हैं मुझे। थोड़ा सा शांत रहे, थोड़ा सा शांत रहे। हाँ। अडवाणी साहब ने अभी ब्लैकआउट करने की बात नहीं, की, लेकिन सामने अडवाणी वाले साहब को ने कहा सुने। अघोषित इमरजेंसी है पूरे कहाँ देश बात कर रहे में, हैं? उसी वजह से ब्लैकआउट कर रहे हैं आप मुझे। राजीव आप जी, अडवाणी साहब से राजीव पूछिए उन्होंने जी, ऐसा क्यों कहा। राजीव जी पहले सुन ले, क्योंकि थोड़ा सा धैर्य से सामने वाले को सुनना भी जरूरी है। जीवीएल कंटेंट्स पे बोले ना फिर। जिंदगी भर की आपने जो भी जाना है आज ही बोलना चाहते हैं आधा घंटे के प्रोग्राम में, ऐसा थोड़ी होगा। मैं आपके झूठों तो आप को सुन उजागर लीजिए कर रहा पहले, हूं, जो झूठ बोलते उसके हैं आप बाद लोग जवाब बात। दीजिए। हाँ, तो इसलिए क्या सलमान खान एक व्यक्ति जो कह रहे हैं वो मेरे लिए कोई महत्व का विषय नहीं है, बट लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार की जब एक फैसला लिया है और जब राष्ट्रपति जी ने भी उनकी जो अपील पर उन्होंने अपनी विचार विमर्श कर लिया है, जब उनके फांसी लगना लगभग तय है, सुप्रीम कोर्ट में एक फाइनल उनकी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, इस समय कोर्ट को प्रभावित करने के लिए कुछ कहना या कोर्ट के फैसलों पर किसी प्रकार की टिप्पणियां करना अनुचित है। हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी इसको सही नहीं मानते हैं और जो भी व्यक्ति हो, वो पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति हो या सलमान खान हो, वो अनुचित है, ये हमारा मानना। एक मिनट, मेरे कुछ देर से जीवीएल अबू आजमी साहब को सुनाने के पास जाऊंगा, लेकिन पहले छोटा सा सवाल है। जीवीएल से सवाल है, बड़े अच्छे मित्र हैं। अभी सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने, जो जीवीएल से शायद बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने सलमान पे क्या टिप्पणी की है, जरा वो उन्हें बता दीजिए, तो हो सकता है ये भी खुल के टिप्पणी कर दे। मोदी से ना डरे, मोदी से ना डरे, क्योंकि मोदी जी पतंग उड़ाते थे सलमान के नहीं, इसलिए मैं जानना तो उससे ना डरे। जी जीवीएल आप देखिए, हर नेता नहीं, ये एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम किसी व्यक्ति विशेष को इतना महत्व नहीं समझते हैं। पतंग क्यों उड़ाई थी लेकिन मोदी जी स्वामी ने, बताइए कहा, ना। ये हो सकता है, पतंग क्यों हम उड़ाई भी कह थी, सकते हैं, लेकिन क्यों पतंग उड़ाई थी मोदी जी ने, बताइए फिर आप। फिर क्या सोनिया गांधी कोयले स्कैम के सभी से मिलके अपने घर में क्या सब कोयला स्कैम पार्टियां नहीं करने बनाती वालों है? पे हम क्यों लोगों बैठती ने, है? अगर आप कोयले स्कैम पे आएंगे, मैं तो व्यापक फिर पे आप आऊंगा, मैं बकवास सुषमा मत स्वराज करिए पे राजीव आऊंगा, त्यागी। मैं वसुंधरा थोड़ा राजे पे गंभीर आऊंगा, होकर लेकिन बात ये नहीं करिए। कहूंगा कि भ्रष्टाचार कोई थोड़ा भी व्यक्ति गंभीर करे होकर उसको बात जेल के करिए। शिक्षकों के अब पीछे होना बकवास मत चाहिए। करिए और हम यहाँ। लोगों ने एफआईआर दर्ज करने का काम किया, एनजीवीएल, और सबको जेल भेजने का काम किया। आपके लोग बात क्या कर रहे हैं, जरा बताएंगे। एक मिनट, मैं तो आप सबको रोक रहा हूं, मामला फिर इतिहास पे जा रहा है। अबू आजमी साहब, आपने बीजेपी का स्टैंड सुना सलमान खान के ऊपर। क्या सलमान खान एक बड़ी ब्रांड है, इसमें तो कोई शक नहीं, और इसीलिए जब इस तरह की कोई भी बात वो कहते हैं तो उसका असर भी होता है, रिएक्शन भी होता है। क्या आपको लगता है कि पिता ने जो बातें कही हैं, सलीम खान साहब ने जो बातें कही हैं, वो एक अच्छी एडवाइस है कि वो राजनीति से दूर रहे, इस तरह की बातें ना करें, वो बेस्ट है? सलीम खान की मानते कहां है वो? नहीं, मानिए बात, पिताजी की बात तो मानिए। पहले पिताजी की बात मान के सारे बेचारे, जैसे उन्होंने कहा, ट्वीट सारे वापस लिए। कैसा बेटा पैदा किया जिसको पता नहीं खाना कहां से खाया। अबू आजमी साहब, अबू आजमी साहब जी जी, हम तो कुछ समय से आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। सलमान खान ने जो कहा, बीजेपी का स्टैंड सुना, कहा, उनको कहने का पूरा हक है, लेकिन डर गए वो। पिताजी ने उनको डरा दिया, डांट दिया उनको, उनके खिलाफ आंदोलन होने लगा सारे देश के अंदर, तो उन्होंने अपनी बात को वापस ले लिया। लेकिन ये लोग जो हैं, अभी जब कह रहे थे ये, अभी जब इनके खिलाफ कोई बोलता है कुछ यहाँ पर, तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर मकबूल फिदा हुसैन कोई देवी देवताओं की तस्वीर बनाते हैं तो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। तब इनको नजर नहीं आता कि इस देश में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या कानून है। अबू आजमी साहब, एक बात कहना चाहूंगा, देखिए आप आरएसएस और बीजेपी अटैक कर रहे हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, जान बचाना चाहिए। मकबूल फिदा हुसैन को ये राइट नहीं बनता था, वो किसी भी धर्म के व्यक्तियों की धार्मिक खिलाफ है, मान्यताओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाए। लोग हैं, ये मकबूल फिदा हुसैन को भी राइट नहीं बनता था, हालांकि वो मर चुके हैं, उस पर कोई टिप्पणी मत कराइए। अब वो मर चुके, मरे हुए व्यक्ति पे कोई टिप्पणी नहीं करी जाती है। मकबूल फिदा हुसैन ने अगरचा एक चीज बनाया, नहीं, तो मैं आपके धर्म की, अगर मैं देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूं, मैं मानता हूं कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। हिंदुस्तान में गुलदस्ता जिसमें सब प्रकार के फूल हैं, अगर वो सब फूल खुलेगी तभी गुलदस्ते की अहमियत है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं आपके धर्म की टिप्पणी करूं या आप मेरे धर्म की टिप्पणी करें, तो ये बुरी बात होगी। खिलाफ बोलेगा तो ये बुरी बात होगी, जैसे भगवा देंगे, ये बुरी बात होगी। एक मिनट, राकेश सिन्हा भी कुछ जवाब देना चाहे। राकेश जी,
राकेश जी से माया कोडनानी पे और बाबू एक मिनट अबू आजमी साहब ने जो बोला उस पर दूसरे में जवाब देना तो बड़ा आसान है। जी राकेश जी, मुझे आश्चर्य हुआ कि अबू आजमी जैसे वरिष्ठ नेता क्या बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मकबूल खुदा हुसैन को इसलिए भगा दिया गया है। अरे प्रॉफेट मोहम्मद साहब का एक स्केच बना पूरी दुनिया में बवाल मच गया है। माँ सीता का नग्न चित्र और हनुमान के लिंग पर सीता को बैठाकर बनाया गया फोटो। अरे अबू आजमी झूठ बोल रहे हैं आप। और हिंदू धर्म का हुसैन ने तो कला के नाम पर किया और आप राजनीति कर रहे हैं। आपको तो माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि मेरे किसी भी हमारे से मानवता नहीं होनी चाहिए। आप भी दोनों को एक तरह से क्यों अपील करते हो? ताकतों के प्रभाव में हैं, आप भी उन ताकतों के प्रभाव में हैं जिन ताकतों ने सलमान को ये ट्वीट करवाया है। मुझे मेरा आरोप है बिल्कुल नहीं, मैं इस देश का रहने वाला हूं, मैं चाहता हूं मेरे देश का कानून सर्वोच्च हो। मैं आपको देश का कानून सर्वोच्च है, किसी देश का कानून अगर सर्वोच्च है, अबू आजमी साहब देश का कानून तो छूट के दे चुका। मैं किसी के प्रभाव में नहीं हूँ। देश का कानून यदि सर्वोच्च है, क्यों की जा रही है? लोगों से स्टेटमेंट लेकर एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं और आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। और मुंबई के सांप्रदायिकता के बहुत बड़े जिम्मेदार आप लगा रहे हैं। आप महाकोडनानी बाबू आप बताइए ना कैसे हैं आप अभी बस दोनों लोगों की आवाज, दो लोगों की आवाज। तो शायद इस देश में आतंकवाद अबू आजमी राकेश सिन्हा, आज ये नौबत नहीं आती कि हम लोग टेलीविजन पर बैठते। 1992 के पहले अरे क्या बात कर रहे हैं? कहीं भी टेररिज्म नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने इस टेररिज्म को इस देश में जन्म दे दिया। पाकिस्तान जैसा हमारे मुल्क में आकर के आतंकवाद फैला रहा है, इसकी जड़ आप लोगों से मिलती है। एक सवाल मैं भी कर लूं जरा, यही कहकर आप तो वास्तव में याकूब का समर्थन करने के लिए बैठे हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कौन सी ताकत है, कौन सी मानसिकता है जो आप याकूब के समर्थन में आपको खड़ा कर रही है। आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। याकूब के समर्थन में नहीं, याकूब का कोई समर्थन नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जो भी आतंकवादी है उसको फांसी दो। आप लोग समर्थन कर रहे हो। आपने नहीं पढ़ा, आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। आपने पक्ष में याकूब के पक्ष में है या नहीं है? मेरे सवाल का जो आतंकवादी पकड़े गए समझौता एक्सप्रेस में, मालेगांव में, इन सब लोगों को छोड़ने के लिए आप लोगों ने प्रेशर डाला। सरकार ने, आपकी सरकार ने प्रेशर डाला है। इनके साथ बहुत ही सॉफ्ट नजर आओ। ये भगवा आतंकवादी लोग हैं। आप इन्हीं की पार्टी के एक नेता ने एक टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया तो कहा गया कि वह मुस्लिम था से गिरफ्तार किया, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। कमाल फारूकी को बाद में पार्टी से निकाल दिया गया। अबू आजमी को भी समाजवादी पार्टी ऐसे बयान के लिए वही करे जो कि कमाल फारूकी के साथ किया था। ये सांप्रदायिकता के ठेकेदार हैं। समाजवादी पार्टी, और ये सलमान खान समाजवादी पार्टी इस देश के अंदर सेकुलरिज्म की एक प्रहरी है। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं जानता हूं ये बहस, ये देश काफी गंभीर है और बहुत सारे मुद्दे एक साथ इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन अब बारी है आपकी, हमारे श्रोताओं की, हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी। अब बात आज के बड़े सवाल की। हमने आज आपसे पूछा ही था कि क्या आतंकवादी मेमन पर माफी मांगकर सलमान अपनी गलती ढांकने की कोशिश कर रहे हैं? और जो जवाब आए हैं आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। 65% लोगों का कहना है कि माफी मांगकर सलमान अपनी गलती ढांकने की कोशिश कर रहे हैं और 35% लोगों का कहना है नहीं।